अब असली मसाले की बात कर लेते हैं और इस खबर की शुरुआत में हम कुछ सवालों के साथ करने जा रहे हैं जिन्हें आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है जहां करीब 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या आप भी अपने खाने को स्वादिष्ट और मसालेदार बनाने के लिए एवरेस्ट के मसाले का प्रयोग कर सकते हैं? करते हैं कि नहीं? हो सकता है इसका जवाब हाँ हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एवरेस्ट का एक मसाला आपकी सेहत का जायका बिगाड़ सकता है और उस मसाले का नाम है एवरेस्ट का फिश करी मसाला। चेक करिए, क्या आपकी किचन में भी यह फिश करी मसाला मौजूद है? सोचिए, क्या आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं? तो इससे जुड़ी एक बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है और एवरेस्ट के इस फिश करी मसाले में बहुत ज्यादा कीटनाशक होने का दावा किया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप एवरेस्ट के फिश करी मसाले में कीटनाशक हैं, आपको बता देंगे। और यह दावा किसने और क्यों किया है, इसकी वजह भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल सिंगापुर ने एवरेस्ट के फिश करी मसाले के इस्तेमाल और बिक्री पर बैन लगा दिया है। सिंगापुर फूड एजेंसी ने एवरेस्ट के फिश करी मसाले को फौरन बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि सिंगापुर में जांच में यह दावा किया गया है कि फिश करी मसाले में कीटनाशक मिला हुआ है। जांच रिपोर्ट के अनुसार एवरेस्ट के इस मसाले में जरूरत से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड है और इसका इस्तेमाल खाने में नहीं किया जा सकता है। यह भी दावा सिंगापुर फूड एजेंसी की ओर से किया गया है। अब इस बैन के ऊपर एवरेस्ट की ओर से क्या सफाई दी गई है, यह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यह समझिए जिस मसाले के अंदर जिस केमिकल के होने का जिक्र किया गया है, आखिर वो क्या है और किस काम में आता है। सिंगापुर फूड एजेंसी के अनुसार एवरेस्ट के फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड बहुत मात्रा में पाया गया है, जो एक तरह का कीटनाशक होता है और इस कीटनाशक का इस्तेमाल कृषि और फसलों में किया जाता है। और एथिलीन ऑक्साइड नाम का यह कीटनाशक फसलों में माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकता है। ये वो एथिलीन ऑक्साइड है जिसका इस्तेमाल मसालों को स्टरलाइज करने में किया जाता है और यही केमिकल अगर तय मात्रा से ज्यादा इस मसाले में मिलता है तो फिर आप समझ सकते हैं। सिंगापुर फूड एजेंसी की ओर से इसे खतरनाक बताया गया है। एसएफए का कहना है कि अगर खाद्य पदार्थ के जरिए एथिलीन ऑक्साइड को कम मात्रा में लिया जाए तो तत्काल तो इससे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर लंबे समय तक इसे प्रयोग में लाया जाए तो यह किसी को बीमार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है। आज हमने इस पर बहुत रिसर्च की तो हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि एथिलीन ऑक्साइड की वजह से ल्यूकेमिया जैसे कैंसर का रिस्क होता है। इसके अलावा पेट का कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। गर्भवती महिलाएं अगर लंबे वक्त तक अगर एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में रहती हैं तो उन्हें भी यह बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पुरुष और महिलाओं में प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकता है और कम कर सकता है। इसके अलावा एथिलीन ऑक्साइड की वजह से न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो सकती हैं, सांस लेने संबंधी बीमारियों का खतरा बना रहता है और साथ ही साथ ये किसी के जान को नुकसान पहुंचा सकता है। आज हमने मसाले में कीटनाशक को लेकर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की, उस पर भी हम आपको एक रील दिखाएंगे, लेकिन सिंगापुर के दावे पर एवरेस्ट की ओर से क्या सफाई दी गई है वो दिखाते हैं। इस चौंकाने वाली खबर के बाद टीवी9 भारतवर्ष की ओर से भी एवरेस्ट को ईमेल किया गया, हालांकि हमें अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब उनकी ओर से जवाब नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एवरेस्ट की ओर से जो सफाई दी गई है वो हम आपको दिखा देते हैं। एवरेस्ट के अनुसार वो एक 50 साल पुराना प्रतिष्ठित ब्रांड है। उनके सारे प्रोडक्ट्स कड़ी जांच के बाद तैयार और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एवरेस्ट के अनुसार साफ सफाई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कड़ाई से पालन किया जाता है। प्रोडक्ट्स पर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया और FSSAI समेत सभी एजेंसियों की मोहर लगी होती है और हर एक्सपोर्ट से पहले एवरेस्ट के प्रोडक्ट स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच से गुजरते हैं और एवरेस्ट की क्वालिटी कंट्रोल टीम भी इस मामले की पूरी जांच करेगी। लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये खाने के माध्यम से अगर शरीर में या सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचा तो सबसे पहले तो जीआई टॉक्सिटी मतलब आंत में जलन, जख्म या अल्सर करा के और आंत की बैक्टीरिया को मार के आपको इंडाइजेशन की तकलीफ करेगा। स्किन के कांटेक्ट में आया तो स्किन की तकलीफ कराएगा। लंग के कांटेक्ट में आया तो निमोनिया मतलब जिसको लंग डैमेज आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ये कराएगा। ये तो एक्यूट हुआ। अगर लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होता रहा, जैसे छोटी छोटी मात्रा में मसाले में खाने में ये पहुंचता रहा
तो दो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, तीन कह सकते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, जिसमें मेमोरी लॉस और न्यूरो डिजेनरेटिव, नसें सूखने लगती है। दूसरी समस्या कार्सिनोजेनेसिस, मतलब कैंसर कराने की क्षमता है, खास करके ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, दो और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियम का कैंसर, ये कराता है। और दूसरी चीज़ कराता है म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस मतलब इंसान के जीन में ही बदलाव कर दे। इथाइलिन ऑक्साइड बेसिकली कीटनाशक दवाई है और ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इवन एग्रीकल्चर में माना जाता है। तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड अगर आप सांस में लें तो आपका रेस्पिरेटरी डैमेज होता है और फिर फाइब्रोसिस हो सकती है। अगर आप आपकी इंटेस्टाइन में जाती है तो इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को वो डैमेज करता है। इम्यूनिटी को डैमेज करके अगर वो अंदर ब्लड सेल्स में जाएगा, लिवर में जाएगा, तो ब्लड सेल्स के अंदर नेगेटिव इफेक्ट आता है। लिवर में अगर जाता है, वहाँ रह जाता है, तो कैंसरस चीज़ें हो जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला इंपैक्ट है इसका। सोचिए जरा क्या क्या हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भरोसा करें तो किस पर, और क्या इस बात की 100% गारंटी है कि जो आप खा रहे हैं या फिर अपने परिवार को खिला रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक है, क्या वो शुद्ध है या फिर आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं एक ट्रेंड है, उसमें नामी कंपनियों के 3 बड़े प्रोडक्ट को लेकर सवाल उठे हैं और हमने ये तीनों खबर आपको दिखाई हैं। जैसे बॉर्नवीटा, जिसे देश के करोड़ों माता पिता अपने बच्चों को देते आए हैं काफी पहले से, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में बॉर्नवीटा जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया और कहा कि बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक नहीं माना जाए। इसी तरह सेरेलैक, जिसका डबल स्टैंडर्ड हमने आपको दिखाया था, जो अमेरिका और यूरोप में तो सेरेलैक शुगर फ्री सप्लाई करता है, लेकिन भारत और अफ्रीकी देशों में शुगर वाली मिलावट की जाती है। और अब एवरेस्ट के फिश करी मसाले को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और ये खबरें आपकी सेहत की सत्ता के लिए बहुत चिंताजनक ऐलान है। खैर, अब आपको जो हमने बताया वो था एक मसाले में कीटनाशक। अब आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं खबरों में राजनीतिक मसाले किस तरीके से आज सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के सियासी फायर दिखाते हैं। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से कर्नाटक तक 4 रैलियां की हैं। कारपेट बॉम्बिंग, और हर बार उनकी जुबानी मिसाइल की लोकेशन भी नई थी और टारगेट भी नए थे। सबसे पहले पीएम ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली की और कांग्रेस के राहुल गांधी पर उनके मौजूदा संसदीय क्षेत्र वायनाड को लेकर शहजादे वाला हमला बोल दिया। इसके बाद पीएम नांदेड़ से परभणी पहुंचे और कांग्रेस पर बहुत बड़ा तंज किया। फिर पीएम परभणी से करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कर्नाटक के चिकबल्लापुर गए और इंडिया गठबंधन पर नीति नियत वाले तीर चलाए और आखिर में पीएम के जुबानी मिसाइल लॉन्च होने की चौथी लोकेशन थी कर्नाटक का बेंगलुरु और टारगेट थी कांग्रेस की सरकार। सबसे पहले पीएम मोदी की महाराष्ट्र वाली रैली पर एक 100 सेकंड की रील देखिए। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है, और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी। महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। हाँ, इन लोगों ने
महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। महाराष्ट्र से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में भी 2 रैलियां की और दक्षिण कर्नाटक में 26 अप्रैल को 14 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पूरा जोर लगा दिया। निशाना था इंडिया गठबंधन और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। जय श्री राम। लेकिन इंडी गठबंधन के पास वैसे भी प्रेजेंट में कोई लीडर नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है और उनकी हिस्ट्री स्कैम्स की रही है। यहां जब बीजेपी सरकार थी तो किसानों को 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही उसने किसानों को 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। ऐसी एंटी फार्मर कांग्रेस को आप सजा देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी। कांग्रेस ने टैक्स सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वाटर माफिया के हवाले कर दिया। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है। अब हम आपको कर्नाटक से सीधे उत्तर प्रदेश के अमरोहा लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के सियासी हमलों का जवाब यूपी के 2 लड़कों ने मिलकर दिया। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी के अमरोहा में एक रैली की और एक मंच पर नजर आए। ये वही अमरोहा है जहां अब से करीब 30 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और एक रैली से पीएम ने अखिलेश और राहुल की सियासी दोस्ती पर शहजादे और फ्लॉप फिल्म वाला तंज किया था। अब जवाब देने की बारी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की थी। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस यूपी के 2 लड़कों के शब्द बाण वाली ये रील दिखाते हैं। ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। उनकी सब खिड़कियां खाली हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। यानी कि पॉलिटिकल बयानबाजी चरम पर है। राजनीतिक बयान मिसाइल की तरह इस तरफ से उस तरफ मारे जा रहे हैं। हर किसी का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। लेकिन अब हम बात करते हैं उन मिसाइलों की, उन अटैक्स की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को थर्रा दिया है। उस संकट की हम बात कर रहे हैं जिसमें आने वाले महायुद्ध की आहट है, जिसमें बम, बारूद, मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन से हमले वाली टिक-टिक है।
अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है, समटाइम्स डेटरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप अ कैलामिटी, यानी कि बहुत जरूरी होता है कुछ ना कुछ ऐसा डेटरेंस हो जिससे कि तबाही ना हो। डेटरेंस किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है सारे फ्लड गेट्स खुल चुके हैं मिडिल ईस्ट के, और ये तस्वीरें उसकी सबसे बड़ा सबूत है। 24 घंटे में पश्चिम एशिया में महायुद्ध का माहौल दिखाई दे रहा है। सवाल है कि आगे अब क्या होगा। दुनिया पहले से ही दो युद्ध झेल रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इजराइल और हमास के बीच जंगी बिजलियां, मिसाइल और बम से चमकती रहती हैं। दोनों युद्ध के बीच अब नई जंग ने हर किसी को डरा दिया है। आपको 3 देश और 3 चिंगारियों से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध वाला चार्ट दिखाते हैं। सीधा आइए यहां पर शुरुआत लेटेस्ट हमलों से करते हैं। आज यानी 20 अप्रैल को इराक में 4 जगहों पर इजराइल ने बमबारी की है। सवाल है कि इस बमबारी का बदला अब इराक कैसे लेगा, फिर इजराइल का अगला कदम क्या होगा। इस हमले से कुछ ही घंटे पहले 19 अप्रैल को इजराइल के बम पॉइंट पर सीरिया था। इजरायली हमलों से सीरिया के 2 शहर दहल गए। इससे पहले नेतन्याहू आर्मी ने बारूदी कहर से ईरान के शहर कपा दिए थे। आज भी ईरान में दहशत है। लगातार बयानबाजी और तैयारियों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सोचिए, आपको अब विस्तार से बताने का वक्त आ गया है कि कैसे इजराइल ने इंतकाम लिया है, चुन चुनकर शहरों को टारगेट किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल एयर स्ट्राइक्स करता है। एयर स्ट्राइक्स ईरान के समर्थित वाली पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर हुई है। बगदाद के नजदीक पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया। उसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया है। यानी कि इजराइल अब सीधे सीधे टारगेट कर रहा है शैडो बॉक्सिंग के उन किरदारों को जो कि ईरान की तरफ से ग्लव्स पहनाकर सामने आते हैं। ध्यान से देखिएगा बात, अलग अलग शहरों की हम बात करते हैं। बाबिल में कलासो बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। एक शख्स की मौत की खबर है, 8 से ज्यादा घायल है। अब आपको बता दें कि कलासू बेस है पीएमएफ का सबसे बड़ा अड्डा। दावा है कि हमले में पीएमएफ का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके अलावा एरबिल है, मोसुल है, बेबीलोन पर हमला किया गया। अब सीरिया के वो इलाके बताते हैं जिसे इजराइल की सेना ने निशाना बनाया। अस-सुबेदा और दारा प्रांत, ये 2 शहर को टारगेट किया गया। इससे पहले ईरान, जो कि इस वक्त इजराइल का बड़ा दुश्मन है, वहां हमले किए गए। ईरान के 7 शहरों को नेतन्याहू की सेना ने टारगेट किया है, जिसमें तेहरान, इस्फहान, फोर्दो, अराक, नतान्स, खर्ग, बुशहर शामिल है। इराक, इजराइल, ईरान, सीरिया में चल रही युद्ध वाली तैयारियों पर हमने एक 150 सेकंड की धमाकेदार न्यूज रील तैयार की है, जिसमें जुबानी चिंगारियां भी हैं, बम, गोला बारूद, मिसाइलें भी हैं, और आने वाले समय की पूरी फॉरवर्ड प्लानिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कैसे हो सकती है। यहां पर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 24 घंटे में 3 देशों को इजराइल ने निशाना बनाया है और ईरान खामोश है। क्या यह तूफान से पहले का सन्नाटा है? ईरान कब तक खामोश रहेगा? क्या इस वीकेंड में कुछ बड़ा होने वाला है? सोचिए जरा, इस वीकेंड में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ये नहीं, अब मैं आपको आगे कुछ बताने वाला था, लेकिन हमारे हूटर जी जो हैं उन्होंने ब्रेकर लगा दिया है। क्या करें? बहरहाल सत्ता के सोमवार में आपसे होगी मुलाकात। न्यूज रील्स पूरे हफ्ते की देखिए, शेयर कीजिए और हमें अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार।